नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएं कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों से मुलाकात की है। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पीएम जवानों से मिलने के लिए पहुंचे। ये वही एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। विक्रम मिस्री ने 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस दावे का खंडन कर दिया था। अब पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को बेनकाब कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने सुबह में जवानों से मुलाकात की, जिसके बाद जवानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने जवानों के हौसले और मनोबल को सलाम किया। और दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां शोपियां एनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर करने की खबर। ढेर हुए तीनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। काफी देर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकियों को घेरा और उन्हें ढेर कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे को भी सुरक्षा बलों ने घेरा है। सूत्रों के मुताबिक शाहिद अहमद कुट्टे लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय आतंकवादी है। शाहिद अहमद का नाम पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद चर्चा में आया और इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने उसकी पहचान की और उसके घर को गिरा दिया गया था। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर दे दें, लेकिन उससे पहले खबर खानू-डीह स्टेशन पर मालगाड़ी को लेकर खबर। कोयला लोड करने जा रही थी मालगाड़ी और सूचना मिलते ही रेल के अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहां पर क्रेन से पटरी पर मालगाड़ी को लाया गया। रेल लाइन दुरुस्त कर परिचालन बहाल किया जा चुका है। एक हादसा होने से बचा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। खानू-डीह स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। गनीमत रही कि समय रहते इस हादसे को कंट्रोल कर लिया गया। सूचना मिलते ही पहुंचे रेल अधिकारी। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिव्यू मीटिंग ली है, जिसमें सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। और ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों का नामो निशान मिटाने के बाद अब एजेंसियों को उन दहशतगर्दों की तलाश भी है, जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। साउथ कश्मीर के कई जिलों में पुलिस ने मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 3 आतंकियों की तस्वीरें चस्पा की हैं, जिनमें सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान भी किया गया। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें कांग्रेस ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है जब तक पहलगाम के दरिंदे जिंदा हैं। बिहार कांग्रेस ने इस पोस्ट में पहलगाम के उन 4 आतंकियों की तस्वीर भी साझा की जो घटना के बाद सामने आई थी। और कल मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अहम जानकारी आपको दे दें कि कल सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की मीटिंग होगी। कल ही सीसीएस की भी अहम मीटिंग होने वाली है। सीसीएस के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी, ये खबर सामने आई है। और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 साल में न केवल अपराधियों पर कार्रवाई कर बुलडोजर चलाया है, बल्कि प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल और असामाजिक तत्वों पर भी शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, बल्कि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज और विदेशी घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया। योगी सरकार ने 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया है, जबकि एक को एनकाउंटर में ढेर भी किया। जबकि एटीएस ने आतंकवादियों को पनाह और गोपनीय सूचनाएं देने वाले प्रदेश में एक्टिव 131 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया है। आईएसआईएस, अल-कायदा, आईएसआई, जमात उल मुजाहिदीन, पीएफआई, सिमी समेत करीब 1 दर्जन आतंकवादी संगठन से जुड़े स्लीपिंग मॉड्यूल को ध्वस्त करने का दावा सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को संबोधित करते हुए आतंक के आकाओं को बड़ा और कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है और इसीलिए भारत ने आतंक के मुख्यालय को उजाड़ दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं होगी।
हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी है। आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहन और बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। और चलिए अब आपको पटना से एक बड़ी खबर दे। पटना में बीएन कॉलेज में बमबाजी की खबर है। बमबाजी में एक छात्र घायल हो गया है। पीर बहोर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि लोगों से छात्रों का विवाद हुआ था। असामाजिक तत्वों पर बमबाजी का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है। और सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। इस साल 12वीं में 16,92,794 विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसमें 14,96,307 स्टूडेंट पास हो गए हैं। इस साल कुल मिलाकर 44 लाख से ज्यादा छात्रों ने बोर्ड की परीक्षाएं दी। 12वीं की अंतिम परीक्षा 4 अप्रैल को हुई थी। सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट में जेंडर वाइज पास प्रतिशत की बात की जाए तो इस साल लड़कियों का पास प्रतिशत 91.64 यानी कि 92% के पास है। वहीं 85.70 रहा है। और ट्रांसजेंडर आपको बता दें कि 85.70 ये मेल स्टूडेंट का पास प्रतिशत आपको बता रहे हैं, जबकि ट्रांसजेंडर का पास प्रतिशत बताएं आपको तो 100% बताया जा रहा है। इस साल का रिजल्ट साल 2024 से बेहतर रहा। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 5.94% बेहतर रहा है। और सीबीएसई 10वीं की भी बात कर लेते हैं। देखिए, सीबीएसई ने 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए। 10वीं की परीक्षा में कुल 93.66% छात्र पास हुए। पटना रीजन में 91.90% छात्रों ने सफलता हासिल की। खास बात यह है कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी लड़कियों ने बाजी मारी। आपको बता दें कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 91.64 छात्राएं पास हुई। और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है। 2004 से 2014 तक हमने केवल कड़ी निंदा से प्रस्ताव पारित किए। पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अगर इस देश में आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो इसका खामियाजा आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान को भी भुगतना होगा। देश में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। आज बहुत ही साफ है कि 2004 से 14 तक हम केवल कड़ी निंदा के प्रस्ताव पारित करते थे। आज पाकिस्तान के द्वारा किसी भी आतंकवादी गतिविधि को पाकिस्तान द्वारा किया गया आक्रमण माना जाएगा। इस निश्चय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र को संबोधित किया वह अपने आप में ऐतिहासिक है और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। बात होगी तो पीओके और आतंकवाद पर होगी। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर उनके हाल के बयान को लेकर भी निशाना साधा है। आपको सुनवाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल देश के लोगों का दिल जीत लिया है। देश गर्व कर रहा है कि जिस तरह 22 तारीख की घटना के बाद बिहार के झंझारपुर में जो वचन दिया था प्रधानमंत्री जी ने, उस वचन को पूरा किया। झंझारपुर के बाद बिहार की धरती से संबोधित करने के बाद कल उन्होंने बदला लेकर ही देश को संबोधित किया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम के समापन समारोह इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे थे। तभी पैर फिसलने की वजह से जेडीयू के भागलपुर सांसद अजय मंडल फर्श पर गिर गए। उनके पैर और कमर में गंभीर चोट लगी। जल्द ही मेडिकल की टीम ने सांसद को प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा, जहां पर आईसीयू वार्ड में उनका इलाज हो रहा है।
और कटिहार से खबर, जहां कटिहार से हिंदू धर्म के प्रति सम्मान की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आई है। यहां क्रिश्चियन धर्म से जुड़े विदेशी नागरिक भगवान कृष्ण और हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए देखे गए। ये लोग सनातन ही सर्वश्रेष्ठ का नारा लगा रहे हैं। विदेशी नागरिकों का कहना है कि सनातन के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। हम वृंदावन से इस्कॉन मंदिर बड़ा प्रोग्राम, इस्कॉन मंदिर है प्रोग्राम, एक महीना पूरा बिहार देश प्रमाण हिंदुस्तानी संस्कृति सेवा सनातन धर्म ज्ञान प्रवचन। राधे राधे, हरे कृष्णा। My mother, my father Christian, I Russian, people Indian, people Russian, good friend. My business train driver Russian. I only business, only paisami, no seva Bhagavan. My life bus, my life finish. Bhagavan, please help me. Me distribute Sanatana Dharma people Hindu. I partake Sanatana Dharma people Hindu. Aksha, my life change. और अब खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर की कई नदियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। नदियों में नाले का गंदा पानी बहता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से नदी का पानी दूषित हो रहा है। पूर्वी भाग में बहने वाली कदाने नदी भी जलकुंभी में तब्दील हो चुकी है। इस पानी से कई किसान खेती करने का काम करते हैं, लेकिन अब उनकी परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र पर किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। आज इसी शहर के जल शक्ति मंत्री हैं, पूरे बिहार पर ध्यान तो देते ही नहीं है, लेकिन कम से कम वो मुजफ्फरपुर के हैं तो उनको ये यहाँ के स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। देश में बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो कि लगभग डेड कंडीशन में आ गया है, और हमारी सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से रिवर रिजुवनेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक कदाने नदी का सवाल है, तो कदाने नदी के लिए बहुत जल्द हम एक ठोस प्लान के साथ आ रहे हैं। डीपीआर के स्टेज में है, और कदाने रिवर का रिजुवनेशन, उसकी जो सफाई है, उसका जो मुख्य गंदगी का कारण है वो फर्दो नाला का गंदा पानी है, और फर्दो नाला में वही शहर का गंदा पानी गिरता है। और मौसम से जुड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। गोपालगंज में हीट वेव से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर का तापमान 40 डिग्री के पार है। इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग धूप से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांधकर बाहर निकलने को मजबूर हैं। मजदूरों की बात की जाए तो काम करना मुश्किल हो रहा है। गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है और लोग जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए सिवान के लाल और बीएसएफ जवान राम बाबू सिंह शहीद हो गए। परिजनों ने बताया कि 9 मई को बीएसएफ जवान राम बाबू सिंह घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी शहादत हो गई। आज उनका शव पैतृक गांव बढ़हरिया प्रखंड के वसीलपुर गांव पहुंचेगा। उनकी शहादत के बाद जिले में गम का माहौल बना हुआ है। लोगों में गुस्सा है, गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव के लोग उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे हैं। आज शाम तक जानकारी है कि उनके शव को, उनके पार्थिव शरीर को गांव पहुंचा दिया जाएगा। शहीद जवान राम बाबू सिंह की 4 महीने पहले शादी हुई थी। शहीद की पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। शहीद की पत्नी झारखंड के धनबाद में रहती है। कल शाम के 4 बजे के लगभग मालूम पड़ा कि राम बाबू सिंह अब दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गए बानी। कब उनका पार्थिव शरीर आवे वाला बा लोग फोन यूनिट में तो कॉल नहीं आला सर की हम लगभग कल 4 बजे शाम तक पहुंचे सर। एक ही साथ ट्रेनिंग की है, मतलब जितने भी नासिक में ट्रेनिंग किए थे एक ही साथ ट्रेनिंग किए थे। उसके बाद ये जम्मू चले गए पोस्टिंग, और मैं चला गया दूसरे जगह। आप लोग के बीच में बात विचार होती थी? मतलब हर 10 दिन 5 दिन में बात होती रहती थी थे ना। तो मेरे घर आते थे, मैं इनके घर कितना बार भी आया था। आपका घर यहीं पड़ता है? मेरा घर पड़ता है मझोलिया। तो आप जैसे आपको कब मालूम पड़ा कि हमारे दोस्त सुबह मालूम पड़ा है, मतलब वहीं का लड़का फोन किया, जो इनके यूनिट का मतलब लड़का है, वो फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं तुरंत सुबह उठा, फिर चला आया।
और वहीं छपरा के शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को सांत्वना देने आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके घर पहुंचे। गरखा के नारायणपुर गांव में मोहम्मद इम्तियाज का घर है और कल ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान लालू प्रसाद से भी वीडियो कॉल पर परिवार की बात कराई है। परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहने का भरोसा दिया। तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है कि छपरा में एक बड़े अस्पताल का नाम शहीद मोहम्मद इम्तियाज के नाम पर रखा जाए और पीड़ित को मदद के तौर पर एक पेट्रोल पंप भी देने की उन्होंने मांग उठाई। हमारे पिता आदरणीय लालू जी अभी स्वस्थ नहीं चल रहे हैं। उनकी इच्छा थी आने की, लेकिन सेहत को देखते हुए उनका मन था कि परिजनों से बात करें, तो हमने वीडियो कॉल के जरिए आदरणीय लालू जी की भी बात हमने कराई है परिजनों से और जल्द ही लालू जी से भी उनकी भी मुलाकात होगी। लेकिन आज इस परिवार के साथ शहीद जो हुए हैं मोहम्मद इम्तियाज साहब, उनके परिजनों के साथ हम लोग जो है मजबूती के साथ खड़े हैं और हम सरकार से मांग करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि परिवार के लोगों की भी मांग है कि एक बड़े अस्पताल का नामकरण जो है शहीद मोहम्मद इम्तियाज जी के नाम पर एक होना चाहिए, बड़ा अस्पताल और पेट्रोल पंप भी जो है परिवार के लोगों को, ताकि आर्थिक रूप से मदद जो मिले, पेट्रोल पंप भी जो है इनके परिवार को जो है मिले। और अब बात विराट कोहली की करेंगे। विराट कोहली टेस्ट से संन्यास लेने के बाद पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। तीसरी बार प्रेमानंद महाराज से दोनों ने मुलाकात की है। कुंज आश्रम में काफी देर तक वो बैठे रहे। और कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर पर उनके ही लोकसभा क्षेत्र में बड़ा आरोप लगा। तारिक अनवर पर सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सवर्ण समाज के कई बड़े नेताओं ने पटना में बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक के अध्यक्ष ने कहा कि इस बार चुनाव जीतने के बाद से ही कांग्रेस सांसद सवर्ण विरोधी मानसिकता उनका दिखाई दे रहा था और इसीलिए उन लोगों ने कटिहार के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू के माध्यम से बीजेपी का दामन थाम लिया। इंटक अध्यक्ष ही नहीं, 1985 से हम कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश के सचिव तक वर्तमान में इंटक का उपाध्यक्ष हैं पूरे बिहार का और 2006 से इंटक का निर्विरोध अध्यक्ष है। हम लोगों का देखिए, हम लोग श्रमिक नेता हैं, मजदूर नेता हैं, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में अभी लोकसभा चुनाव में तारिक साहब चुनाव जीते और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद क्या किया, 50 वर्षों का मजदूरों का कार्यालय, इंटक कार्यालय जो राजेंद्र आश्रम में था, बिना मुझे सूचना दिए कार्यालय को तोड़वा दिए, दुकान बनवा दिए। सीतामढ़ी से खबर है, जहां सीतामढ़ी पुलिस ने छापेमारी कर 3 कुख्यात डकैतों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट की रकम और नगद भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 2 मई को गिरफ्तार इन डकैतों ने रुन्नी सैदपुर थाना के मानिक चौक में 2 घरों के लोगों को बंधक बनाकर भीषण लूट की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार डकैतों के सरगना की तलाश पुलिस कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि 4 लोगों का ये गिरोह है जो कि सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी के विभिन्न हिस्सों में डकैती की घटना को अंजाम देता था। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली। हथियार एवं देसी बम के जो है उपयोग करते हुए 2 घरों में बैक टू बैक डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। डकैती उस घटना के अंजाम के उपरांत जो है जो पीड़ित हैं उनके आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। और अगली खबर कैमूर से, जहां कैमूर के चैनपुर का गोसरा गांव विकास से कोसों दूर है। गांव में सोलर सिस्टम से बिजली आती है और इसकी वजह से दिन में तो लोगों को राहत मिलती रहती है, लेकिन रात होते अंधेरा छा जाता है। स्थिति ऐसी है कि यहां सरकारी चापाकल भी बंद है। गांव में न अस्पताल है, न स्कूल है। किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती।
इसके कारण लोगों को हमेशा परेशानी से दो चार होना पड़ता है। हालांकि पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता का कहना है कि विकास का टेंडर पास हो गया है, जल्द ही काम शुरू होगा। पानी बहुत भिड़ाला है, पानी गंदा पानी। हाँ, गंदा पानी बा। एकरा में दवा उवा डाला कबो? नहीं नहीं। अच्छा, यही पानी पी न जा। यही पानी पी ले जा तो तबीयत तो ना खराब हो जाता तबीयत खराब की। समस्या हमारे यहाँ बहुत है, रोड नहीं है, न लाइन नहीं है, न पानी का इंजेक्शन है, न हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है। सब लोग दक्षिण क्षेत्र का आते हैं, लोग ज़्यादा सब भाग जाते हैं शादी के लिए। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की जरूरत है। और वहीं बाढ़ रेलवे स्टेशन से हर रोज कई यात्री आना जाना करते हैं। स्टेशन पर जर्जर पुल की 1.5 साल पहले मरम्मत शुरू हुई थी, लेकिन आज तक इसका काम पूरा नहीं हो सका है। हालात ये है कि यात्रियों को 4 फीट ऊंचे बांस से बंधे हुए बैरिकेडिंग को पार कर प्लेटफॉर्म बदलना पड़ता है। ऐसे में उन्हें हादसे का डर भी सताता है। रेलवे के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अब तक पुल की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिससे लोगों में नाराजगी भी है। पुल अभी तक अधूरा है, काम भी सही से नहीं है, सारा लगा पत्थर तो सब ढक ढक कर रहा। अगर रास्ता में बंद करना था तो मेन उधर ही बंद करना चाहिए, मगर उधर खुला हुआ है और इधर ब्रेकिंग किया हुआ है। और अब खबर सासाराम से है, जहां पुलिस ने पत्नी के हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। 8 मई को चेनारी थाना क्षेत्र के गजराड़ के पास एक महिला का शव बरामद हुआ। शव पर चोट के कई गंभीर निशान पाए गए। महिला के पति ने ही पारिवारिक विवाद में पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। शव को बधार में फेंक दिया। क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए इस कांड में जो प्राथमिक अभियुक्त हैं, जो मृतका के पति हैं, उनको दिनांक 11/5/25 को, जिनका नाम है संतोष पाल, पिता राम प्रसाद पाल, उनकी गिरफ्तारी उनके घर से की गई। कि आपसी पारिवारिक विवाद के कारण उन्होंने लाठी से अपनी पत्नी की हत्या उनके द्वारा की गई। और चलिए इस खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।